स्वागत है आपका इतिहास की दुनिया में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक सुल्तान रहने वाले मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास की कक्षाओं में एक पागल सुल्तान के रूप में पढ़ाया जाता है, एक ऐसे सुल्तान के रूप में पढ़ाया जाता है जिसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था और कुछ ज्यादा ही था। एक ऐसे सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जिसके स्वभाव में असंतुलन था और वह भी कुछ ज्यादा ही था। मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस देश में कुछ नई योजनाएं लागू की। मैं तो यह कहूंगा कि उसने कुछ नई योजनाएं थोपी इस देश पर, जिसका नतीजा लोगों ने भुगता, निर्दोष लोगों ने भुगता। उसकी 2 योजनाओं की हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो दोआब में कर वृद्धि। दोआब में उसने जो कर वृद्धि की थी उसके कारण दोआब बर्बाद हो गया था। उसके बाद उसने बर्बाद हुए उस दोआब को आबाद करने के लिए कृषि संबंधी एक प्रयोग किया, दीवाने को ही बनाया, एक निश्चित भूक्षेत्र चुना, 3 साल में करीब 2 करोड़ टंका खर्च किया और लक्ष्य यह था कि एक बालिश्त भूमि भी खाली न रहे, वहां उत्पादन हो। लेकिन यह प्रयोग भी उसका बुरी तरह विफल रहा, उसका पैसा बर्बाद गया। इन दोनों ही योजनाओं से खजाना बढ़ना चाहिए था, लेकिन खजाना खाली हुआ। लोगों का जीवन स्तर उन्नत होना चाहिए था, लेकिन लोगों का जीवन स्तर उन्नत नहीं हुआ, अपितु उनकी स्थिति खराब हो गई। अब उसकी हम तीसरी योजना की बात करते हैं और वह योजना है राजधानी परिवर्तन करने की योजना। उसने आदेश दिया कि मेरी नई राजधानी देवगिरी होगी, जिसका नाम रखा उसने दौलताबाद। यानी दिल्ली अब सल्तनत की राजधानी नहीं रहेगी। इतिहासकार मित्र मोहम्मद तुगलक के बचाव में यह कहते हैं कि साहब, उसकी योजना बहुत अच्छी थी, उसे योजना को लागू करना नहीं आया। योजना को लागू करना नहीं आया, इसलिए वह विफल हो गया। मैं यह कहता हूं कि योजना ही खराब थी। इस देश में सदियों से राजतंत्र रहा है। ऐसा नहीं है कि गणतंत्र नहीं रहा या जनतंत्र नहीं रहा। वह रूप भी इस देश ने देखा है। इस देश ने समानांतर रूप से राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं देखी हैं और इन व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली में रहकर पूरे देश पर नियंत्रण किया जा सकता है यदि किसी राजा में ताकत हो। यदि आप दिल्ली में न रहें, आप कह सकते हैं, समुद्रगुप्त का नाम ले सकते हैं,
तो आप उत्तर भारत में तो रहें, लेकिन आप दिल्ली छोड़कर विंध्याचल विंध्याचल से नीचे उतर जाएं, विंध्याचल में चले जाएं, और फिर वहां से आप ये चाहें कि आप भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा कर लेंगे, मंगोलों का मुकाबला कर लेंगे, मध्यकाल में पंजाब को सुरक्षित कर लेंगे, यह नहीं हो सकता। सिंध को सुरक्षित कर लेंगे, यह नहीं हो सकता। यह देखता आया है हिंदुस्तान कि बाहर से आने वाली शक्तियां यहां उत्तर पश्चिम से आई हैं। बाहर से आने वाले अंग्रेज ही पानी के रास्ते आए, बाकी तो सब जमीन के रास्ते आए। उत्तर में हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है, बाकी तीन तरफ समुद्र हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो मोहम्मद तुगलक को यह सोचना चाहिए था, यह देखना चाहिए था कि इस देश का इतिहास क्या है, पहले के सुल्तानों ने ऐसा क्यों नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने तो दक्षिण जीत भी लिया था। इसके पहले जैसे मैंने समुद्रगुप्त का नाम लिया, उसने दक्षिण को राजधानी क्यों नहीं बनाया। हम और भी पीछे जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन हमें तो मोहम्मद तुगलक की बात करनी है ना। और फिर राजधानी परिवर्तन की उसने योजना बनाई। इतिहासकार मित्र कहते हैं कि योजना अच्छी थी, जबरदस्ती लागू की जाने वाली योजना अच्छी कैसे हो सकती है। आप पूरी दिल्ली को यह कह दें कि सब के सब यहां से चले जाओ और आप रवाना हो जाओ दौलताबाद के लिए, यह कोई अच्छी योजना हो सकती है। फिर आपका तर्क यह है कि साहब उसने तो लोगों को मुआवजा दिया था, लोग मुआवजा लेना ही नहीं चाहते, आप जबरदस्ती उनके घर खाली करवा रहे हो। ये कहते हैं कि साहब उसने रास्ते में जो लोग गए थे 700 मील का सफर तय करके जाना, जो लोग गए थे दिल्ली से दौलताबाद, उनके लिए रास्ते में उसने टेंट लगवाए, पेड़ लगवाए, उनके रहने की व्यवस्था करवाई। तो यह सुल्तान ने अपने लिए करवाया या लोगों के लिए करवाया, क्या वजह थी, क्यों उसने ऐसा किया, वह क्या सोचता था, यह हमें देखना पड़ेगा। मोहम्मद बिन तुगलक पागल होकर किसी खानकाह के बाहर नहीं पड़ा था, वह सुल्तान की गद्दी पर बैठा था, इसलिए हमें उसके कामों को देखना पड़ेगा। और इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य ही यह है कि जो लोग पीछे गलतियां कर चुके हैं, वे गलतियां आगे आने वाले लोग न करें। और किसी ने मोहम्मद तुगलक के बाद में ऐसी हिम्मत नहीं की कि राजधानी को दक्षिण ले जाया जाए। हां, अंग्रेजों ने की थी हिम्मत, लेकिन वह स्थिति अलग थी। वह अपना नियंत्रण बंगाल से कर रहे थे और बाद में दिल्ली आए थे। परिस्थिति में अंतर हो गया ना। अब मोहम्मद तुगलक ने ऐसा क्यों किया, क्यों बर्नी को अपनी किताब में लिखना पड़ा। हां, बर्नी पर हम बार बार तोहमत लगा देते हैं कि वह कुछ ज्यादा ही लिखता है। वह कितना ज्यादा लिखता होगा, आप उसके लिखे का आधा, उससे भी आधा कर दीजिए, उसको सच मान लीजिए और उसके लिखे की दूसरों के लिखे से तुलना करके देख लीजिए, सच हमारे सामने आ जाएगा। हम सिर्फ बर्नी को ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बर्नी ही हमारा स्रोत नहीं है, हमारा स्रोत तो इब्न बतूता भी है,
हमारा स्रोत तो ईसा में भी है और भी लोग हैं। तो वह लिखता है कि सुल्तान की दूसरी योजना, वह कृषि प्रयोग को और दुआब में कर परिवर्तन को एक ही योजना मानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक मान लो उनको दो मान लो। वह लिखता है कि उसकी दूसरी योजना ऐसी थी जिससे इस साम्राज्य की राजधानी उजड़ गई। बर्नी कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था, निश्चित रूप से केंद्र में था। वहां से दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सुनारगांव, माबर, ये सारे जो इलाके हैं वे समान दूरी पर पड़ते थे, सब पर नियंत्रण हो सकता था। लेकिन यह नियंत्रण आप कागज पर कर सकते हो, व्यावहारिक धरातल पर इस तरह से प्रशासन नहीं चलाया जाता। आपको अपने संतुलन का केंद्र बदले रखना पड़ता है। वह आपका जो साम्राज्य है उसके नक्शे में जो जगह बीच में आएगी वहां नहीं जाएगा। आपको उस जगह को केंद्र रखना पड़ेगा जहां से आपका नियंत्रण श्रेष्ठतम हो। कम से कम आप विदेशियों से रक्षा कर सको। जब आप मंगोलों से रक्षा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जब आप अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो आपके दौलताबाद जाने का फायदा क्या है? मंगोलों का केंद्र फिर तो विंध्याचल को स्पर्श करने लगेगा, वह ये सारा क्षेत्रीय मंगोल ले जाएंगे या कोई दूसरे विदेशी ले जाएंगे। ये भी विदेशी थे, ये उनसे देशी थे। लेकिन जो शासन कर रहे हैं उनको तो नुकसान होता ना, यह बात देखनी चाहिए थी। बर्नी कहता है कि भाई सुल्तान ने किसी लाभ हानि का विचार ही नहीं किया। वह कहता है कि जो शहर 170-80 वर्ष से दुनिया के बड़े बड़े शहरों से प्रतिस्पर्धा करता था, उस शहर को सुल्तान ने बर्बाद कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि वह शहर कोई पीछे जा रहा था, वह निरंतर उन्नति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था वह। और उस आगे बढ़ते हुए शहर को, उस आगे बढ़ते हुए दिल्ली को सुल्तान ने बर्बाद कर दिया। लोगों को कहा गया कि यहां से चले जाइए वरना मैं दंडित करूंगा, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वह ले लीजिए, और ताकि आपका रास्ते का खर्चा निकल जाए, और वहां आप जाएंगे तो आपको दूसरी जगह रहने को मिल जाएगी। किसी व्यक्ति को उसकी जगह छोड़ने के लिए कहना, वह जगह छोड़ने के लिए कहना जहां उसके पुरखे हुए हैं, या वह जगह छोड़ने के लिए कहना जहां आकर वह रहने लगा है, जहां उसने अपनी दुनिया बसाई है। एक सुल्तान के लिए तो उसकी दुनिया उसका पूरा राज्य है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए उसकी दुनिया उसका घर होता है। और घर उजाड़ने में मोहम्मद बिन तुगलक को कोई शर्म नहीं आई। तो उसने ये किया कि आप लोग यहां से चलिए, और आम आदमी तो जाए ही जाए। कुछ लोगों ने कहा कि साहब उसने आम आदमी को नहीं छेड़ा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसने हिंदुओं को नहीं छेड़ा। ठीक है, इस्लामी व्यवस्था में प्रजा का मतलब, रियाया का मतलब सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम जनता ही है। लेकिन क्या जो हिंदू जनता रह रही है वह उसकी शासित नहीं है? वह कर नहीं दे रही है? मोहम्मद तुगलक के तो दरबार में हिंदू पदाधिकारी थे बहुत सारे, इसलिए यह नहीं हो सकता कि वह सिर्फ यह कह दे कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही जाएंगे। फिर यह भी इच्छा कि मैं देवगिरी को ऐसा बना दूंगा कि वहां इस्लामी वैभव छा जाएगा। और यह काम करने के लिए उसने जो पीर थे, जो फकीर थे,
जो शेख थे, जो खानकाहों में रहने वाले लोग थे, इनको कहा कि आपको चलना पड़ेगा। व्यापारियों को कहा कि आपको दिल्ली खाली करना है। जमा जमाया व्यापार छोड़ के लोग कैसे जाएंगे? लेकिन ये हुआ, और आप नतीजा ये देखिए कि लोग गए। लोग क्या करें? एक जगह लिखा मिलता है कि सुल्तान ने अपने महल की सबसे ऊंची मंजिल पर जाकर देखा रात को, शाम के समय, शाम के बाद रात को जब कभी भी, कि उसे कहीं कोई दिया या कोई चूल्हा जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब उसने कहा, हां, अब मेरा कलेजा ठंडा है, दिल्ली खाली हो गई है। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान को थोड़े दिन बाद, थोड़े साल बाद ये कहना पड़ा कि वापस दिल्ली चलो। दिल्ली बर्बाद हो गई थी, और जिन लोगों को वह दिल्ली से लेकर गया था उनमें से अधिकतर तो वापस दिल्ली आए ही नहीं। तब उसने दूसरे राज्यों के लोगों को कहा कि आप दिल्ली चलो। तो दिल्ली को फिर से बसने में बहुत समय लगा, दिल्ली को फिर से बसने की बहुत कीमत चुकानी पड़ी, और दूसरे राज्यों को भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से यह योजना है, ये बुरी तरह विफल हो गई। क्योंकि ये जो बर्नी कहता है ना कि देवगिरी केंद्र में पड़ता था, एक उदाहरण ले लीजिए आप, यह बात भी ठीक नहीं उतरती है। देवगिरी से दिल्ली का शासन नहीं हो सकता, दिल्ली से देवगिरी का शासन हो सकता। तो ये बात भी गलत है कि दक्षिण को प्रभावशाली रूप से नियंत्रण में लेने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से सुल्तान ने यह प्रयोग किया था, तो यह प्रयोग उसका गलत सिद्ध हो गया। बातें कई तरह की हैं। इब्न बतूता अपनी किताब में लिखता है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को पत्र लिखा करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे, और उसमें गालियां लिखते थे, बद्दुआएं देते थे उसको, उसके महल में फेंके आते थे, और यह भी लिखते थे कि इसको केवल सुल्तान पढ़े। इसलिए सुल्तान बड़ा नाराज था कि इन लोगों को उजाड़ देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए। लेकिन इब्न बतूता की यह बात इसलिए हजम नहीं होती कि एक सुल्तान के महल में जाकर पत्र गिराना आसान नहीं था, और किस किस ने पत्र लिखे हैं यह पता करना भी सुल्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी इब्न बतूता ने कहा है तो उसका कुछ आधार तो होगा ही। सुल्तान के पास यह खबरें तो पहुंचती होंगी कि लोग तुझे गालियां देते हैं, पत्र नहीं लिखते होंगे, मान लिया पत्र नहीं लिखे, लेकिन दिल्ली के लोग आपसे प्रसन्न नहीं हैं, आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। तो नाराज तो वह था ही, यह बात मानी जा सकती है। लोगों के व्यवहार से वह खिन्न था। ईसा में लिखता है कि वह दिल्ली के लोगों पर शक करता था कि ये लोग उसे धोखा दे सकते हैं, कभी भी दिल्ली के लोग उसके नहीं हैं। भाई, पिता को आपने मारा, लोगों के मन में यदि वे स्मृतियां जीवित हैं जो गयासुद्दीन तुगलक के समय की हैं, तो इसमें लोग क्या करें? ये बातें तो होंगी। लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी जितने वर्ष तक वह शासक रहा, लगभग 20 वर्ष तक बातें की उसने, लेकिन एक सुल्तान को इन बातों की परवाह करनी चाहिए क्या? यदि वह लोगों की नाराजगी का कोई बदला लेने का उद्देश्य रखेगा तो शासन कैसे करेगा?
सुल्तान को तो लोगों को प्रसन्न करने का काम करना चाहिए था ना, उसने उल्टा किया। लोगों, दिल्ली के लोगों पर वह संदेह करता था, ऐसा कहते हैं। एक और भी बात है कि उस विद्रोहों के परिणाम स्वरूप, जैसे बहाउद्दीन गुरशास्त्र का विद्रोह हुआ, तो उसने सोचा हो कि भाई पूरे देश को नियंत्रित रख नहीं पाऊंगा मैं दिल्ली में रह के, तो मैं क्यों नहीं दक्षिण चला जाऊं। लेकिन यह कोई दूरदर्शिता नहीं थी। एक बात और सामने आती है कि उसके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आप बजाय दौलताबाद के, देवगिरी के, दौलताबाद के एक ही बात, आप उज्जैन को अपना केंद्र बनाइए। शायद उज्जैन को केंद्र बनाना उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा देवगिरी को केंद्र बनाना हुआ। इसके अलावा यह है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे के निजामी कहते हैं कि साहब ये कोई जल्दबाजी में बनाई हुई योजना नहीं थी। उसने 2.5-3 साल पहले तैयारी की है। किसी देश की राजधानी बदलने के लिए 2.5-3 साल की तैयारी पर्याप्त होती है। 2.5-3 साल में तो आप टेंट नहीं लगा सकते। आपने 700 मील के मार्ग में कुछ व्यवस्थाएं कर दी, यह कोई पूर्व तैयारी हुई? या आपने लोगों को थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया, यह कोई पूर्व तैयारी हुई? पूर्व तैयारी में आपने लोगों की सहमति ली क्या? लोगों को मन से तैयार किया क्या कि यहां से सुल्तान जा रहा है तो हम भी सुल्तान के साथ जाएंगे? ऐसा मन बनाया क्या आपने लोगों का? यह कोई पूर्व तैयारी नहीं होती है। और फिर ये कहते हैं कि साहब उसके बारे में ऊट पटांग बातें लिखी हुई है, उसने बहुत सोच विचार किया। हम भी कह रहे हैं कि सोच विचार किया। वह मध्य में कहीं ऐसी जगह जाकर टिकना चाहता था जहां से पूरे देश को नियंत्रित कर ले, लेकिन उसे हिंदुस्तान के इतिहास पर भी नजर डालनी चाहिए थी कि पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? विंध्याचल की गोद में जाकर और आप नियंत्रित कर सकते हैं क्या पूरे देश को? नक्शे पर कर सकते हैं, वह एक अलग बात है। अब प्रोफेसर हबीब कहते हैं कि साहब उसको दक्षिण का दूसरे सुल्तानों के मुकाबले ज्यादा ज्ञान था। हम ही कह रहे हैं कि बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, फिर भी पागल था। तो ज्ञान था तो फिर यह काम करना ही नहीं चाहिए था ना, इतना अव्यावहारिक काम उसको करना नहीं चाहिए था। वह यह सोचता था कि दक्षिण भारत को मैं स्वदेशी बना लूं, यह शब्द जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, उत्तर भारत की तरह स्वदेशी हो जाए, यानी उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत अपना सा लगे। यह कैसे हो सकता है? इस देश में एक सांस्कृतिक धारा बहती है, अंतरधारा। वह लोगों को एक किए हुए है, एक किए हुए थी और एक किए हुए रहेगी। अभी तक तो आप यह समझ लीजिए कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही सांस्कृतिक धारा बहती है, और जो कोई 1000-2000 साल से आई हुई नहीं है। ये तो बहुत पहले से है। जब से ये राष्ट्र बना है तब से इस देश के भीतर एक धारा बहती है जो सांस्कृतिक एकता स्थापित करती है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता इस देश की विशेषता है। इसके लिए, इसको बनाए रखने के लिए राजधानियों को बदलने की जरूरत नहीं है। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि आप कोई सब कुछ एक जैसा हो जाए, सब कुछ समान हो जाए, इसलिए आप दक्षिण चले गए। एक को उजाड़ कर दूसरा बसाना, यह कोई विवेक की बात नहीं है, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन था सुल्तान के मन में लालच। वह जानता था कि दक्षिण में पैसा बहुत है, धन बहुत है, उत्तर भारत से जाकर कब कब उस धन को लूटा जाएगा।
इसलिए अच्छा है कि वहीं जाएं और वहीं लूटते रहें, लेकिन इतना आसान नहीं है। और फिर आप बेचारे सूफियों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको कह रहे हो कि आप दक्षिण जाओ, संतों को कह रहे हो कि दक्षिण जाओ। ये नहीं हो सकता, ये आपको नहीं करना चाहिए मुस्लिम संत। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक की नीति थी कि मैं एक प्रशासनिक केंद्र बना लूं, बहुत अच्छा एक आर्थिक केंद्र बना लूं, या फिर वह यह सोचता हो कि एक इस्लामिक केंद्र बना लूं नया, जिससे कि यह देश उसके इस तरह से नियंत्रण में आ जाए कि फिर कोई बगावत हो ही नहीं और मेरा खजाना भरा रहे। तो यह योजना है वह विफल हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। बर्नी लिखता है कि दिल्ली के गली मोहल्लों में कोई कुत्ता बिल्ली तक दिखाई नहीं देता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली को कितना बर्बाद किया होगा, कितना बुरा हाल किया होगा। इब्न बतूता लिखता है कि किसी व्यक्ति ने यह कहा कि साहब ये तो विकलांग है, ये तो नहीं जा सकता, और इसको कैसे भेजें दिल्ली, चल ही नहीं सकता। तो इब्न बतूता लिखता है कि उसको मार दिया गया, बोले नहीं जा सकता तो मार दो। और जो अंधा व्यक्ति मिला उसको बोला इसको घसीट के ले चलो। अब इस तरह की बातें जब लिखते हैं, भाई अब आप ये कह दोगे कि इस तरह की बातों पे विश्वास क्यों करना चाहिए, इब्न बतूता की बातों पे या बर्नी की बातों पे या इसामी की बातों पे, तो आप मोहम्मद तुगलक के विषय में तो विश्वास नहीं करें, और जब दूसरे सुल्तानों के प्रसंग आए तब आप इनको कोट करें, इनका संदर्भ दें। यह नहीं हो सकता। तो ठीक है, अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन उक्ति तो फिर भी है। तो ये हमको देखना चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना भी है, जैसे लेन पूल है, वुजले हेग है, वो लिखते हैं कि भाई दिल्ली की सारी जनता को नहीं ले जाया गया था। यह आक्षेप है। चलो मान लिया, हम कहते हैं कि आपने सारी जनता को ले जाने की जिद नहीं की, लेकिन आपने आधी जनता को ले जाने की जिद भी की, तो वह बहुत गलत थी। आधे लोगों को भी बर्बाद करने का अधिकार किसी सुल्तान को है नहीं। डॉक्टर के निजामी कहते हैं कि साहब निम्न वर्ग के लोगों को नहीं कहा गया था, केवल उच्च वर्ग के लोगों को कहा गया था, अमीरों को कहा गया था, व्यापारियों को कहा गया था, संपन्न लोगों को कहा गया था। भाई जब आप किसी नगर से उच्च वर्ग को उठाकर ले जाएंगे, श्रेष्ठी वर्ग को उठाकर ले जाएंगे, तो आप जो पीछे बचा हुआ मध्यम और निम्न वर्ग है उसकी कमर तोड़ कर जाएंगे। उनको साथ जाना पड़ेगा बेचारों को, वहां खाएंगे क्या वे? तो ये जो इस तरह के तर्क हैं, ये माने नहीं जा सकते। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर मेहदी हुसैन, वे एक नया ही तर्क लेकर आते हैं कि साहब 2 राजधानियों की योजना थी, और उनके तर्क का आधार यह है कि दिल्ली न तो कभी बर्बाद हुआ और न ही कभी निर्जन हुआ। प्रश्न यह है कि दिल्ली हो सकता है निर्जन न हुआ हो, सारे आदमी नहीं गए हो, मान ली बात, लेकिन बर्बाद तो हुआ, आबाद तो नहीं रहा वह। फिर आप 2 राजधानियों की बात करते हो कि सुल्तान के मन में 2 राजधानियां बनाने की बात थी, तो फिर दिल्ली को उजाड़ा क्यों? फिर तो आपको देवगिरी को, दौलताबाद को बसाना चाहिए था। बसाते, वहां आप कुछ नया करते, वहीं के लोगों से आपने राजधानी क्यों नहीं बनाई? प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। वहां के लोगों को उजाड़ के दिल्ली के लोगों को वहां बसाओ और दिल्ली को भी उजाड़ो। ये जो चीजें हैं, ये क्या किसी सुल्तान को
बुद्धिमान सिद्ध कर सकती है, वह पागल नहीं तो क्या था फिर। उसके हाथ में शक्ति है, तो वह शक्ति का क्या इस तरह का उपयोग करेगा कि देश के दो दो बड़े क्षेत्रों की जनता बर्बाद हो जाए? यह नहीं हो सकता। तो इन बातों के प्रकाश में, इन बातों के आलोक में, और हमको ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद तुगलक ने यह काम अच्छा नहीं किया। लोगों को पकड़ पकड़ कर घरों से निकलवा कर जो भेजा, उसने यह काम अच्छा नहीं किया। जिन लोगों को पकड़ कर ले जाया गया, उनको दौलताबाद का हवा पानी नहीं रुचा, बीमार हो गए वो, खाना पीना हजम नहीं होता था, रह नहीं सकते थे, कोई धंधा पानी नहीं था। आखिर में 1337 में सुल्तान साहब ने कहा कि वापस दिल्ली चले, और इधर वह इस तरह के प्रयोग करने में लगा हुआ है, उधर दोआब की हालत खराब हो रही है। वहां पर आप ये कहकर आ गए कि लोगों से कई गुना टैक्स वसूलो, और किसानों पर जुर्म ढाया जा रहा है, वे जंगलों में भाग रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं वहां, और इधर आप ये प्रयोग कर रहे हो। तो ये चीजें ठीक नहीं हुई, और बिना एक अच्छी और एक व्यवस्थित योजना के जब आप इस तरह के काम करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो अब कुछ इतिहासकार हैं जो ऐसा कहते हैं कि साहब ठीक है, राजधानी परिवर्तन का प्रयोग विफल हो गया, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हुई। निजामी साहब ये कहते हैं कि दो संस्कृतियां मिलनी शुरू हो गई। इस तरह से संस्कृतियां मिलती हैं। बर्नी कहता है कि दौलताबाद में चारों तरफ मुसलमानों की कब्रें ही कब्रें हो गई। बर्नी की चर्चा के केंद्र में मुसलमान ही होंगे, वह उन्हीं का कष्ट देखेगा। ये सहज सी सामान्य सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं, सभी कहते हैं कि भाई इतिहासकार है, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, हमें उसमें से पूर्वाग्रह हटाना पड़ता है उसके अध्ययन में से। तो उनका ये कहना कि ये जो कब्रें हैं, इन कब्रों ने उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत से जोड़ दिया। कब्रें जोड़ती हैं कभी, जबरदस्ती ले जाकर वहां पटके गए लोगों की कब्रें। और वे तो यह भी कहते हैं कि इससे बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। तो क्या अच्छा हुआ? दक्षिण भारत की, मैं दक्षिण और सुदूर दक्षिण दोनों की बात कर रहा हूं, दक्कन और दक्षिण की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां की जो जनसंख्या का जो स्वाभाविक रूप है, उसको बिगाड़ कर और वहां कुछ नया करना चाहेंगे, जबरदस्ती करना चाहेंगे, तो यह कैसे फिर सांस्कृतिक सम्मेलन होगा, कैसे सांस्कृतिक समन्वय होगा? यह देश तो वैसे भी इतना उदार रहा है, यानी हमने तो गुलामी को भी गरिमा के साथ सहा है। जो यहां आया, हमने सबको अवसर दिया। जब दक्षिण भारत में जब समुद्र के किनारे अरब के व्यापारी आते थे, और जब वे खुले में नमाज पढ़ते थे, तो हमने कहा उनको कि आप कोई जगह बना लीजिए, लेकिन वे व्यापारी थे, वे हमारा सहयोग करने आए थे और हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार थे। दोनों के बीच में व्यापारिक तालमेल था, दोनों एक दूसरे से लाभ उठा रहे थे, तो क्या दिक्कत थी? इस देश ने शकों को, कुषाणों को, हूणों को, सभी को अपनाया। तो क्या उत्तर भारत से गए हुए लोगों को दक्षिण भारत के लोग अपना नहीं लेते? लेकिन यह प्रवाह सहज होना चाहिए था। आप यह नहीं कर सकते कि अपनी इच्छा लोगों पर थोप दें
और दोनों ही क्षेत्रों के लोग ऊपर थोप दें, यह आप नहीं कर सकते। और यदि यह आप करेंगे तो इसके नतीजे भुगतेंगे। करोड़ों टंका बर्बाद किया मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन में। इस देश की प्रगति बाधित हो गई और फिर उसे दिल्ली आना पड़ा। तो मित्रों, यह थी मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन की बात। अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसके एक और प्रयोग का जिक्र करेंगे, और वह है प्रतीक मुद्रा का प्रयोग, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग। और उस प्रयोग ने भी मोहम्मद तुगलक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो धन लूट कर लाया था दक्षिण से, वह धन इस तरह बर्बाद हो रहा था। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम प्रतीक मुद्रा की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।